हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम एक पोएम स्टडी करने चल रहे हैं। अ डे बहुत ही डीप मीनिंग रखने वाली पोएम है और ये मधुबन पब्लिकेशन की बुक को मैं यूज़ करते हुए इस पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। तो इस बुक में शुरू में पॉन्डर ही आता है, मतलब सोचना, विचारना, टू थिंक ओवर थिंग्स। योर फ्रेंड हैज़ सेंट यू ए पोस्ट कार्ड। आपके दोस्त ने एक पोस्ट कार्ड भेजा है आपको। अब तो सब मैसेजिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं, लेकिन एक समय पोस्ट कार्ड का भी यूज़ होता था। व्हाट आर द फर्स्ट थॉट्स दैट कम टू योर माइंड। तो आपके माइंड में कौन सा फर्स्ट थॉट आता है जब आप उस पोस्ट कार्ड को देखते हैं? तो ये तो आपको खुद ही लिखना है। लुक एट द पिक्चर बिलो, राइट अ फ्यू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड। और इससे रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स आपको लिखने हैं तो आप खुद लिख सकते हो। मैं सीधा पोएम की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अडॉप्ट द नेचर, पेस ऑफ नेचर। अगर आप नेचर को फॉलो करना चाहते हो, हर सीक्रेट इज़ पेशेंस। तो नेचर से आपको पेशेंस सीखने को मिलेगा, क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ होती है वो टाइमली होती है, अपने समय पे होती है। अगर आपने कोई प्लांट लगाया है तो समय से ही धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर सन राइज होता है तो वो समय पे ही सेट भी होगा। मतलब एवरीथिंग हैज़ अ टाइम शेड्यूल दैट द नेचर फॉलोज। उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता जल्दी। हाउ डू यू लाइक टू स्टार्ट योर डे। आप अपना दिन कैसे शुरू करना चाहते हैं? जी, हम सनराइज के साथ ही तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट सनसेट्स। सनसेट्स के बारे में आपको क्या ख्याल है? कौन सी चीज़ आपको सनसेट को लेकर बहुत अच्छी लगती है? कमेंट। डू यू थिंक नेचर रिप्रेजेंट द साइकिल ऑफ लाइफ। क्या आपको लगता है कि नेचर एक साइकिल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है? मीन्स कि जैसे सनराइज होता है और उसके बाद सेट होता है, उसी प्रकार से लाइफ भी शुरू होती है और फिर डेथ के साथ वो खत्म हो जाती है। तो इसी नोट पर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप जब भी लिटरेचर पढ़ो, पोएम पढ़ो, खासकर पोएम की बात अगर मैं बताऊँ तो होती छोटी है, स्मॉल पोएम्स होती हैं। स्टोरी की तरह बहुत लंबी लंबी पोएम्स नहीं होती हैं, बट दे हैव अ डीप मीनिंग। हमें जो वर्ड्स के जो लिटरल मीनिंग्स होते हैं, जो उनके शाब्दिक अर्थ होते हैं, उनसे हटकर उनमें ढूंढना पड़ता है, डीप में जाके सोचना पड़ता है कि क्या इनका यही मतलब है जो इनके वर्ड्स में लिखा गया है या कुछ और भी मतलब है। तो ऐसी ये कुछ पोएम है और इस पोएम को लिखा है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन ने और 1830 से 1886 तक वो रहीं और एक अमेरिकन ऑथर थी। बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थी, बहुत ज़्यादा समय उन्होंने अपना रिक्लूसिव आइसोलेशन में बिताया, मीन्स की लिविंग अलोन एट हर होम। और ज़रूरत पड़ने पे वो बाहर निकला करती थी। उनके समय में कई लोगों से उनके रिलेशंस रहे, फ्रेंडशिप उनकी थी, तो वो उन्हें जब लेटर वगैरह लिखा करती थी तो उसमें कुछ अपने पोएम के हिस्से भी डाला करती थी। और ये एक ऐसी पोएट है जिनको फेम मिली उनकी डेथ के बाद, क्योंकि लगभग 1800 पोएम्स में से उनके लाइफ टाइम में ज़्यादातर पोएम नहीं छपी थी। उनकी डेथ के बाद ही वो पोएम्स छपी और फिर वो फेमस हो गई। और थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल पैटर्न को ना फॉलो करते हुए अपनी स्टाइल में ही पोएम लिखा करती थी, जैसे शॉर्ट लाइन्स होना और टाइटल्स ना देना और स्लैंट राइम का यूज़ करना। एक तो परफेक्ट राइम होती है, जैसे आप यहाँ पोएम में देखेंगे कि जैसे बिगन सन, लेकिन ऐसी भी राइम्स होती हैं जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हैट और यहाँ मैंने लिखा कैट, तो ये तो परफेक्ट राइम मानी जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा हैट और यहाँ लिख दिया कट, तो यहाँ पे टी और ये टी कॉन्सोनेंट मैच कर रहा है, तो ये पूरी तरह तो राइमिंग वर्ड नहीं है हैट और कट, लेकिन फिर भी इसे हम राइम के रूप में ले सकते हैं, नियर राइम के रूप में ले सकते हैं, तो ये स्लैंट राइम कहलाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसी हैट को लेके, हैट और बैड। अब आप कहेंगे सर ये कॉन्सोनेंट भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर इसका जो वॉल साउंड है वो तो मैच कर रहा है, तो ये भी राइम के रूप में हम ले सकते हैं, जबकि हैट और बैड कहीं से भी परफेक्ट राइम नहीं बनाते। ये स्लैंट राइम के एग्जाम्पल्स हैं, ये और ये परफेक्ट राइम का एग्जाम्पल है। अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर लेना। पंक्चुएशंस के मामले में भी वो बहुत फ्री थी। अनकन्वेंशनल यानी जनरली जिस तरह से पंक्चुएशन का यूज़ होता है उससे हटकर करती थी। और उनकी ज़्यादातर पोएम्स जो हैं वो थीम ऑफ डेथ से रिलेटेड, लाइफ एंड डेथ, मिस्टीरियस और इमॉर्टलिटी, मतलब अमरता, ये आदमी कैसे जी मानने के बाद भी अमर हो सकता है। तो ये भी पोएम उसी से रिलेटेड है जिसका टाइटल है डे। और इसकी थीम मैं आपको बता दूं कि ये इसके जो फोर लाइंस के जो स्टेंजाज हैं वो 4 स्टेंजाज हैं, और इसके जो पहले 2 स्टेंजाज हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों सनराइज़ को डिवोटेड है और ये दोनों सनसेट को डिवोटेड है। लेकिन सनराइज और सनसेट्स अपने सिंबॉलिक मीनिंग को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स क्या सिर्फ सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि पोएट यहाँ पर जो मैसेज देना चाहता है इस पोएम से, जो कन्वे करना चाहती है पोएट इस पोएम के माध्यम से, इन लाइंस के माध्यम से, वो कुछ और ही है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं फॉर एग्जांपल कि
जैसे सन उगता है उसके बाद अस्त होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी को हम यहाँ पे इसे मान सकते हैं कि जैसे व्यक्ति का जन्म होता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो उसकी जर्नी पूरी हो जाती है। दूसरी तरीका हम ये ले सकते हैं कि किसी न किसी भी चीज़ की एक बिगिनिंग होती है और उसके बाद एंड के साथ उसकी जर्नी ख़त्म होती है। और एक प्रकार से सनराइज और सनसेट एक साइकिल ऑफ नेचर को भी शो करते हैं, एक रूटीन दिखाते हैं कि हाँ किस प्रकार से चीज़ें शुरू होती हैं उसके बाद ख़त्म होती हैं। और अगर हम सनराइज़ को ये माने कि सनराइज़ के साथ ही पूरी दुनिया में रौनक आ जाती है, तो हम इसे फ्रीडम भी मान सकते हैं। और सनसेट के साथ सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, तो इससे हम एक प्रकार से इम्प्रिजनमेंट या इनक्लोजर की तरफ भी हम मतलब जैसा जैसा हम सोचें वैसे वैसे अर्थ इसके निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ और सोच पाते हो तो ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ये भी मीनिंग्स सिंबॉलिक सनराइज और सनसेट के हो सकते हैं। तो अब आपको लगभग पोएम की थीम पता चली चुकी है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। I'll tell you how the sun rose, a ribbon at a time, the steeples swam in amethyst, the news like squirrels ran। अब इसमें राइम तो कुछ नहीं है, फ्री वर्सेस में लिखा गया है ये पहला स्टंजा 4 लाइन्स का, और इसमें पोएट बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहती है पोएट कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सन कैसे उगा। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस की तरफ लेके चल रही है कि मेरे इंसिडेंट लाइफ से रिलेटेड, सनराइज से रिलेटेड वो इस तरह का है जैसे पहली बार उन्होंने देखा हो कि सन कैसे उगता है। अब यहाँ पे भी हम अर्थ लगा सकते हैं कि हो सकता है वो अपने लाइफ के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में बता रही हो, जहाँ उनके जीवन में कोई ऐसे वैसा व्यक्ति आया हो जिससे लगा हो कि शायद उनका जीवन खिल उठेगा, और शायद फिर उससे दूरी हो गई हो, वो चला गया हो छोड़ के, अब कहाँ गया कुछ पता नहीं, मिस्ट्री है क्यों कैसे। तो जैसे जैसे मैं पोएम पढ़ूंगा मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज़ आएंगे मैं यहाँ शेयर करता चलूँगा, आप भी सोचते रहिए। बट जनरली हम ये मान के चलते हैं कि वो ये बताना चाहती है कि सन कैसे उगा, यानी सन कैसे उगता है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस है, जानती हैं वो। अ रिबन एट ए टाइम, वो रिबन एट ए टाइम की तरह उगता है। देखिए रिबन होती है पत्तियाँ, तो जब सन उगता है शुरू में तो उसकी रेज जो निकल के आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड में जा रही हैं, जब शुरू में सन उगता है उसकी रेज के लिए आया है रिबन। तो अ रिबन एट ए टाइम का मतलब एक पट्टी एक बार में, एक बैंड ऑफ रे एक बार में, इसका मतलब धीरे धीरे करके सन राइज कर रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कुछ इमेजेस। आप देखिए यहाँ पे बहुत सी इमेजेस यहाँ सन से रिलेटेड हैं, तो आप साफ दिखाई दे रहा है आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर ये रिबन्स निकल रहे हैं, सन की रेज दिखाई दे रही हैं। अब ये देखिए किस प्रकार से सन शुरू में जब उगता है तो तुरंत बहुत ज़्यादा उजाला नहीं होता चारों तरफ, लेकिन जब इससे थोड़ा आगे बढ़ता है तो इस तरह से सन रेज फैलना शुरू हो जाती हैं, अब फिर धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो जाता है। और हम लोग भी तो जब सन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसकी ऐसे ऐसे करके रेज ही तो निकालते हैं हम लोग। तो इन लाइनों में बताती हैं कि सन कैसे उगता है, धीरे धीरे करके उगता है, धीरे धीरे अपनी रेस को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, आसमान में उगता है, राइज करता है। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या होता है? व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ सनराइज? द स्टीफल स्वॉर्म इन एमेथिस्ट। इन्होंने इस पोएम में, और जनरली वो जो कि क्रिश्चियन थी तो उन्होंने रिलीजियस आइटम्स को भी इसमें यूज किया है। तो स्टीपल्स दरअसल चर्च की बनावट से रिलेटेड है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है टावर, यहाँ से लेके यहाँ पे ये टावर शुरू होता है, और ये पूरा का पूरा जो है ये स्टीपल कहलाएगा, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये जो मीनार आपको नजर आ रही है स्टीपल है, जो चर्च के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। चर्च बनते हैं तो इनमें ये बनाया जाता है। तो जब धीरे धीरे सन उगता है तो सबसे पहले उसकी रोशनी में जो ऊंची वाली चीज़ें होती हैं एट हाइट, वो रोशन होना शुरू होती हैं, और चूँकि बहुत ज़्यादा उजाला नहीं फैला होता है तो जो स्टीपल्स होते हैं, जो मीनारें होती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे तैर रही हो इन एमेथिस्ट। देखिए ये कीमती पत्थर है जो ज्वेलरी में यूज़ होता है, पर्पल कलर का। यहाँ मीनिंग भी लिखा गया अवेलेबल पर्पल कलर्ड स्टोन, इसे अंगूठी के नग में भी लोग पहनते हैं। तो यहाँ पोएट क्या कहना चाहता है कि जो मीनारें हैं इस तरह की स्टीपल्स, वो तैर जाती हैं एमेथिस्ट में। तो देखिए ये है आसमान, स्काई, और ये स्काई इस वक्त जिस कलर में दिखाई दे रहा है, रात में ये कलर नहीं था। जब सूरज उगना शुरू होता है शुरू में, जब उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तब ये स्टीपल्स ऐसा लगता है कि इसके बैकग्राउंड में जो आसमान है वो एमेथिस्ट कलर का है, और उसमें अगर हम दूर से देखें तो एयर मूवमेंट के कारण, विंड मूवमेंट के कारण हमें ये हिलता सा नजर आएगा। या एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्काई के बैकग्राउंड के अगेंस्ट
ये स्काई में तैर रहा हो, चूंकि ऊंचाई पे है ना ये, इसलिए हम यहाँ पर पोएट की इस वर्ड को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती है कि सूर्य की शुरू में जो रोशनी है उसमें जो स्टीपल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, आसमान में हवा में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। द न्यूज़ लाइक स्क्वेरल्स रैन। अब खबर, स्क्वेरल गिलहरी कभी शांत नहीं बैठती, हमेशा मुंह पर रहती है, रैन इधर उधर दौड़ती है। तो जब सूरज उगना शुरू हुआ तो चर्च के स्टीपल्स दिखना शुरू हुए आसमान में। आसमान का बैकग्राउंड एमेथिस्ट कलर का है, और यहाँ पे उन्होंने एमेथिस्ट इसलिए भी यूज किया होगा कि स्काई हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हम न्यूज़ को दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो न्यूज़ सनराइज़ की कि देखो सन उग गया है, और लगभग हर घर में जो लोग सवेरे उठा करते हैं वो इसी सनराइज़ के साथ ही दे आल्सो स्टार्ट राइजिंग। तो ऐसा लगता है जैसे सनराइज़ एक न्यूज़ की तरह से घरों में पहुंच रहा है और लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि सूरज उग गया, उठो उठो उठो। और दूसरा ये है कि अर्ली मॉर्निंग घर घर में न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, इसकी तरफ भी ये वर्ड इशारा कर सकता है। तो रात को तो सब लोग सोते रहते हैं, लेकिन सनराइज़ के साथ उठते हैं तो एक दूसरे का हालचाल लेना भी शुरू करते हैं। मतलब दे कम टू नो अबाउट अदर्स इन देयर सराउंडिंग्स, नॉट अबाउट पीपल ओनली, अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो दे गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स इन द मीन वाइल दे वर स्लीपिंग एट नाइट। और स्क्वेरल का कोई खास यहाँ पे नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि स्क्वेरल्स हमेशा एक्टिव रहती हैं और शांत नहीं बैठती हैं और बहुत तेज़ भी नहीं दौड़ती हैं। जिस समय यह पोएम लिखी गई थी उस समय फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे उतने। तो इस पूरे के पूरे स्टेंजा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि पोएट ये कहना चाहता है कि मैं जानती हूँ सन कैसे उगा था, कैसे उगता है, धीरे धीरे करके उगता है, और उसके साथ साथ जो ऊपर की जो मीनारें होती हैं जैसे स्टीपल्स, वो हवा में तैरते नज़र आते हैं। आसमान उस वक्त पर्पल कलर में नज़र आ रहा होता है, और सनराइज़ की खबर या जो न्यूज़पेपर्स हैं वो जैसे स्क्वेरल यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू कर देती है, वो खबरें भी, न्यूज़ भी फैलना शुरू हो जाती है पूरे गांव में। मान लीजिए कि गांव का यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं कि गांव में है वो। द हिल्स अनटाइड द बोनेट्स, द बोबोलिंग्स बिगन, देन आई सर्च सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन। तो यहाँ पर आपको राइम मिल रही है, यहाँ पे राइम नहीं मिली। तो हम इसकी राइमिंग स्कीम कैसे निकाल सकते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एफ, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिगन और सन इनकी राइमिंग मैच कर रही है, तो हम एफ और एफ को सेम लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एफ, और आगे अगर हम 4 लाइन्स लेंगे तो वहाँ की जो राइमिंग स्कीम निकलेगी वो ऐसे निकलेगी ए बी सी बी, स्टाइल एंड वाइल। तो इसको हम मिटाते हैं। अब सूरज की रिबन्स और स्ट्रांग होती हैं, सन रेज जब सनराइज के साथ साथ और स्ट्रॉन्गर ब्राइटर होती चली जाती हैं तो क्या होता है? तो हिल्स अनटाइड देयर बॉनेट्स। देखिए बॉनेट्स जो है ना वो टोपी है जो जनरली ये लेडीज़ के साथ एसोसिएट की जाती है। हम यहाँ पर इसे मान के चलेंगे कवर, जो ढक लेता है ऊपर से सिर को, द हेड ऑफ एनीथिंग। और ये पहाड़ियों के बोनेट्स की बात हो रही है हटने की, तो ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और पहाड़ियों के ऊपर का जो हिस्सा है उनका हेड कहलाएगा। और ये बादलों में या मिस्ट में या कुहासे में मतलब ये ढका हुआ था। और वैसे भी रात के समय में ये पहाड़ियाँ दिखाई नहीं देंगी क्योंकि दूर से यही हेड दिखाई देते हैं लोगों को, जैसे मीनार दिखाई देती है। तो जब सन उगना शुरू हुआ, उसकी रोशनी और तेज हुई, तो ये तो थोड़ा ब्राइटर हो गया होगा एमेथिस्ट का कलर। तो वहाँ से हटकर पोएट अब ये कहना चाहती हैं कि सनराइज, आसमान में सूरज के और आगे बढ़ने की वजह से जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर के जो हेड्स हैं वो भी साफ हो जाते हैं, अनकवर्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी टोपी को खोल दिया हो, क्योंकि जैसे ऐसी भी टोपी होती है ना, जैसे आपने पहनी हुई है तो यहाँ लेके चिन्ह से लेके आप इसे बांध भी देते हो, तो खोल देना, खोल देने का मतलब अनकवर्ड कर देना। पहाड़ियों की जो चोटियाँ हैं वो अब साफ नज़र आ रही हैं, और किस वजह से? क्योंकि सन रेज पड़ रही हैं तो उनके ऊपर की जो मिस्ट है वो हट रही है। इनको मिस्ट ने, कुहासे ने, धुंध ने ढका हुआ था, वो सूर्य की किरणों के कारण हट रही हैं। या हम ये भी मान सकते हैं कि बर्फ भी अगर थोड़ी बहुत रही होगी तो वो भी पिघलनी शुरू हो रही है। नाउ हेड्स ऑफ द हिल्स आर विजिबल। और क्या रिएक्शन देखने को मिलता है? बोबोलिंग्स बिगन। देखिए बोबोलिंग्स पक्षी है, छोटा पक्षी है, और अमेरिकन ओरिजिन का है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि गाता भी है। तो इसलिए यहाँ पर बोबोलिंग्स ने गाना शुरू कर दिया।
तो जब यहाँ पे एट अ रिवन एट ए टाइम शुरू में नहीं, लेकिन जब और रेज उसकी बढ़ी और यहाँ तक रोशनी हो गई कि जो हिल्स हैं उनके चोटियाँ भी साफ नज़र आनी शुरू हो गई, तो पक्षी भी जाग जाते हैं। तो यहाँ बोबोलिंग्स का मतलब सिर्फ एक पक्षी से मतलब नहीं है, मतलब बर्ड्स आल्सो राइज, वेकअप, बिकम एक्टिव। यहाँ एनिमल्स की तरफ इशारा है कि स्क्वेरल्स हैव बिकम एक्टिव, दे आर मूविंग इन द सेम वे दैट न्यूज़ मूव थ्रू आउट द विलेज, थ्रू आउट द टाउन, थ्रू आउट द सिटीज, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये भी सन रेज का रिएक्शन है। देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ, तब मैंने अपने आप से बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, दैट मस्ट हैव बीन द सन, जरूर सन उगा होगा। देखिए बोबोलिंग्स की आवाज़ सुन के, लोगों की एक दूसरे का हालचाल पूछने की आवाज़ सुन के, या हम सिर्फ यही मान लें कि बोबोलिंग्स के गाने की आवाज़ सुन के पोएट को लगता है हाँ बोबोलिंग शुरू हो गई ना, जरूर सन उग गया होगा। और सॉफ्टली का मतलब हम ये लगा सकते हैं कि भाई वो अकेले होगी घर में और कोई दूर खड़े व्यक्ति से वो बात नहीं कर रही है, उसको बता नहीं रही है, वो अपने आप से कह रही है, तो सॉफ्टली कहेगी। अगर हमें अपने आप से बात करनी होती है तो बहुत तेज़ थोड़ी कहेंगे, अपने आप को बुलाना हो तो बहुत तेज़ी से थोड़ी हम बुलाएंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टली भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब सन रेज और स्ट्रॉन्गर होती हैं तो वो जो हिल की कवर करने वाली जो मिस्ट, जो कुहासा होता है वो छट जाता है और ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर की टोपी हट गई हो और वो विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, चोटियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं, जो रात को नहीं दिख रही थी वो अब दिखने लगती हैं। तो ये दोनों जो स्टेंजाज हैं 4-4 लाइन के, ये दोनों स्टेंजाज एक प्रकार से देखा जाए तो हैप्पीनेस को शो करते हैं, यानी खुशी, फ्रीडम, मतलब पीपुल आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डे, एक दिन और उनको मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि वो अपने जीवन में कुछ अचीव कर सके। वन मोर डे ऑफ प्रॉमिस, अपने जीवन से किसी दूसरे से कोई प्रॉमिस किया उसको निभाने का। सनराइज मीन्स यू आर गेटिंग इन टू ओपन, आप खुले वातावरण में एंटर कर रहे हैं। अ न्यू कॉन्फिडेंस यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू डे। तो सनराइज मेक्स अस राइज टू आवर टास्क, everybody is getting active. The sunrise gives us energy. Even the vegetations wait for the sunrise. Or in short we can say sunrise gives life to life. जीवनदायी होती हैं सूर्य की किरणें, जीवनदायी होता है सूर्य पूरी दुनिया को जीवन देने वाला। वो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा किस प्रकार से सनरेज होती हैं, उनसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑक्सीजन जो जनरेट होती है वो हमारे काम आती है। वी ब्रीद इट टू लिव अलाइव। तो ये पहले 4 लाइन्स के 2 स्टेंजास फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हैं और इन्हें हम दोनों को सिंबलाइज कर सकते हैं कि अ सनराइज मीन्स अ बर्थ ऑफ लाइफ। जैसे सन धीरे धीरे आगे बढ़ता है वैसे आदमी भी अपनी उम्र पूरी करता है, बच्चे से बड़ा होता है, जवान होता है, और जवानी सबको पसंद होती है, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो द सेम वे सनराइजेज द लाइफ मूव्स, सो लाइफ हैज़ बिगन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, जिस कॉन्फिडेंस के साथ शुरू की लाइनें थी, आई विल टेल यू हाउ द सन रोज, मैं बताऊंगी आपको कि सन कैसे उगा था, यानी कैसे उगता है। और यहाँ पे वो मायूस हो जाती हैं। बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, लेकिन वो अस्त कैसे होता है, कहाँ चला जाता है, मुझे नहीं पता। तो जिस तरह से ऊपर वाली लाइनों में वो हिल का उदाहरण देती हैं, बोबलिंग का उदाहरण देती हैं, स्क्वायरल का उदाहरण देती हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ सनराइज हो गया है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे वो बता नहीं पा रही है। फिर भी कोशिश करती है पोएट, देयर सीम्ड पर्पल स्टाइल। तो देखिए सन सेट हो रहा है दूर, वो खड़ी है, तो पोएट ये कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कहीं दूर पर्पल स्टाइल है। पर्पल कलर देखिए एमेसिस्ट का भी था और यहाँ भी, क्योंकि ऐसा यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि सनराइज के समय भी लगभग वही सीन होता है, सनसेट के समय भी वही सीन होता है। कलर ऑफ रेज लगभग वैसी की वैसी होती है अगर आसमान क्लियर हो तो, लेकिन फिर भी सनसेट एक उदासी लेके आता है और सनराइज एक उत्साह लेके आता है, एंथुसियाज्म एंड इट डलनेस। तो वो कहती हैं बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, लेकिन वो सेट कैसे होता है मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं पर्पल स्टाइल नज़र आ रहा है। स्टाइल आप जानते हैं क्या होता है, एक प्रकार से स्टेप्स होते हैं कि आप उनको चढ़ के आप दूसरी तरफ जा सकें, मतलब इट गिव्स यू अ वे ओवर समथिंग। ये देखिए आपको स्टाइल नज़र आ रहा है, ये स्टेप्स है ना, और मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से आप चढ़कर उधर उस तरफ जा सकते हो। ये देखिए, दरअसल गाँव में इलाकों में बने होते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए,
मतलब अगर आपको जाना है तो आप चढ़ के ऐसे निकल जाओ। ये देखिए, तो ऐसा लगता है दूर कोई पर्पल स्टाइल है, मतलब इस तरह के स्टेप्स हैं जिनको पार करना है। विच लिटिल येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, वो भी येलो बॉयज़। तो या तो अब देखिए यहाँ पर हमें समझने की चीज़ है, वी हैव टू थिंक ओवर व्हाट द पोएट वांट्स टू से हेयर, क्योंकि यहाँ वो एक मिस्ट्री क्रिएट कर देती है, बिकॉज खुद ही कह रही है कि मुझे नहीं पता सनसेट कैसे होता है। वो अपनी बात बता रही हैं और हमें लिटिल मीनिंग से हटकर मीनिंग निकालना है। तो एक इसका लिटिल मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो लड़के लड़कियाँ रही होंगी, और सूर्य की रोशनी में वो उनके जो कलर हैं कपड़ों के वो येलो दिखाई दे रहे होंगे, या उन्होंने येलो कलर के क्लोथ्स पहने होंगे, या दोनों बहुत ही फेयर कलर हैं अब वो गोल्डन में नज़र आ रहे हो। कुछ भी हम यहाँ समझ सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स लेके चल सकते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे वो क्लाइंबिंग ऑल द वाइल, तो वो स्टाइल को मतलब ऐसे आ रहे हैं, स्टाइल को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चढ़ के उस पार जाना चाहते हैं। और क्लाइंबिंग ऑल द वाइल, ऑल द मतलब हमेशा। तो शाम के समय जब सूरज अस्त होने को है तो मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे स्टाइल पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर वो चढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पार चले जाएं। शायद उस तरफ उनका घर हो, क्योंकि जब सनसेट होता है सब घर की तरफ जाते हैं। टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड, और तब तक वो कोशिश करते हैं जब तक कि वो दूसरी तरफ नहीं चले जाते। टिल मतलब तक, दे रीच द अदर साइड, अ डोमिनी इन ग्रे। और फिर क्या होता है, एक डोमिनी। देखिए यहाँ पे जो मीनिंग लिखा गया फेस्ट ऑफ क्लर्जीमैन, तो स्कूल मास्टर भी होता है डोमिनी, तो चर्च के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब द लीडर्स ऑफ चर्च। अब वो भी किस कलर में, ग्रे कलर में। देखिए वैसे तो वाइट प्योरिटी का सूचक है, मान लेते हैं ब्लैक है, ग्रे है, ये सब बहुत ही सैडनेस और लॉस ऑफ समथिंग और मतलब पसंद नहीं किए जाते। ऐसा लगता है जैसे डेथ के सूचक हो ये सब के सब। ग्रे कलर देखिए घोस्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है, वी डोंट लाइक दिस कलर। लेकिन डोमिनी जो है ग्रे कलर में है। पुट जेंटली अप द इवनिंग बार्स, तो जब बच्चे इस तरफ पहुंच गए तो उसके बाद डोमिनी आता है, वो यहाँ पे इवनिंग बार लगा देता है। अब यहाँ से समझ में आता है कि हमें मीनिंग्स निकालने पड़ेंगे। बार्स का मतलब क्षण, अब इवनिंग का मतलब शाम, तो शाम की क्षण कहाँ होती है, इसका मतलब यहाँ पर वो कुछ और कह रही हैं, सिर्फ बॉयज़ एंड गर्ल्स का मामला नहीं है। तो फिर डोमिनी ग्रे कलर में आता है, वो यहाँ पर ऐसे रोक लगा देता है कि अब कोई यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यानी शाम हो जाती है। सनसेट के पास शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता सन गया कहाँ। एंड लेट द फ्लोक अवे, और उसके बाद जो झुंड है, मतलब जो बच्चों का है, उन्हें अपने साथ वो ले जाता है। कहाँ ले जाता है, अंधेरा हो चुका है, पता नहीं। इवनिंग बार्स के बाद ये घटना घटती है। तो अब हम इसका और मीनिंग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पहले सब मिटा दें कि ये जो येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, हम इन्हें मान सकते हैं कि दीज आर द येलो रेज एट द टाइम ऑफ सनसेट। और बॉयज़ एंड गर्ल्स को आप ये मान सकते हैं कि दुनिया में हाफ जेंट्स एंड हाफ लेडीज़, मतलब हर एक का जोड़ा होता है, मेल एंड फीमेल, तो सबको ले रही है पोएट। तो वो देखती है कि दूर पर्पल स्टाइल नज़र आ रहा है, तो येलो कलर्स जो है सनसेट के समय, और साथ में बादल उन्हें स्टाइल के रूप में वो शो कर रही हैं, किस प्रकार से रेज उनके थ्रू जाने की कोशिश करती हैं, चढ़ने की कोशिश करती हैं, उनके पार पाने की कोशिश करती हैं, और तब तक करती रहती हैं जब तक कि दूसरी तरफ नहीं चली जाती। अच्छा, दूसरी तरफ जाने का मतलब ये है कि येलो रेज खत्म हो रही हैं और वहाँ पर ग्रे कलर आ रहा है बादलों का। रीच द अदर साइड अ डोमिनी इन ग्रे, तो हम मान सकते हैं कि डोमिनी वैसे तो चूंकि ये रिलीजन से रिलेटेड है तो हम इसे कॉल ऑफ गॉड कह सकते हैं, यानी ईश्वर की मर्जी है। जो ग्रे कलर में है शायद बादलों की तरफ, अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि इट रिफरेंस क्लाउड्स एंड दीज आर नेचुरल हैपनिंग्स। तो उसके बाद ग्रे कलर आना शुरू होता है तो येलो कलर गायब हो जाता है, सनसेट हो चुका है, इसकी वजह से इवनिंग शाम हो जाती है। दैट इज़ वाई ग्रे कलर में जो डोमिनी है वो इवनिंग बार लगा देता है, यानी एक प्रकार से गायब, और चारों तरफ शाम ही शाम दिखाई दे रही है, अंधेरा होने लगा है। और ये काम में बादल करते हैं जो सनरेज को ढक लेते हैं, सन गायब हो जाता है। और उसके बाद इवनिंग बार लगते ही उस तरफ का फ्लॉक कहाँ चला जाता है कोई नहीं जानता। फ्लॉक का मतलब ये जो रेज है येलो, नोबडी नोज। मैं इमेजेस कुछ दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे सन डूब रहा है, तो ये जो येलो रेज है और ये ग्रे कलर है, तो ये रेज ऊपर की तरफ और ऐसे ऐसे जो यहाँ पे शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए चढ़ने की कोशिश कर रही है। ये देखिए आप, ये सन डूब रहा है, फिर डूब रहा है, और उसके बाद यहाँ पर एकदम गायब हो गया, येलो रेज गायब है, सब बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक प्रकार से जो डिफरेंट शेप्स हैं आप समझ सकते हो, ये स्टाइल्स हैं जिन पे येलो रेज चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अब ये देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं। तो वो यही कहती हैं पोएट कि ऐसा लगता है जैसे सन जब डूब रहा हो तो ये येलो रेज शायद इनको पार करके
जाना चाहती हैं। और फिर इवनिंग बार, ग्रे कलर, देन इवनिंग बार, शाम हो जाती है। तो एक तो ये मीनिंग ले सकते हैं, और एक और मीनिंग हम निकाल सकते हैं, वो ये कि वो ये कहना चाहती हैं पोएट कि सनसेट डेथ को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर, और डेथ जेंट्स की भी, लेडीज़ की भी होती है, मेल की भी होती है, फीमेल की भी होती है। तो जिस तरह से सनसेट के समय वही रेज सनराइज का काम कर रही थी, वही रेज सनसेट के समय भी नज़र आ रही है, पर एटमॉस्फेयर कुछ डिफरेंस है, रेज में उतनी ब्राइटनेस नहीं है, सब कुछ डल होता चला जा रहा है, और वो रेज धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है। वो रेज कहाँ जाती है कुछ नहीं पता, सूरज भी दिखाई नहीं देता, कहाँ चला जाता है कुछ भी नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे कोई डोमिनी है, वो लाके इवनिंग बार लगा देता है, मतलब ईश्वर की कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो सनराइज़ के साथ जिसका बर्थ हुआ था, धीमे धीमे वो अपनी जर्नी पूरी करता हुआ यहाँ आने के बाद उसकी डेथ होती है, उसके बाद दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है नोबडी नोज, वी नो ओनली अबाउट अवर बर्थ एंड हिज और हर लाइफ। When he dies, she dies. Nobody knows what happens after the birth, after the death. And it is call of God. That is Domini. We may also call represent the God of death. कि जो मौत, जैसे हिंदुओं में जो स्क्रिप्चर्स में यमराज का जिक्र है, यमराज आता है फिर उसके बाद वो ले जाता है, कहाँ ले जाता है फ्लॉक को पता नहीं, और इवनिंग बार लगा देता है, वापस यहाँ से जा नहीं सकते और वहाँ से कोई आ नहीं सकता। तो अगर सिंपल मीनिंग समझना चाहें आप तो ये समझ सकते हैं कि शाम का समय है और पोएट को सनराइज़ तो नज़दीक नज़र आता है पर सनसेट काफ़ी दूर नज़र आता है, वो समझ नहीं पाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बच्चे हैं जिनमें बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो किसी स्टाइल पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वो जब तक नहीं पहुंच पाते उस तरफ कोशिश करते रहते हैं। फिर एक डोमिनी आता है जो कि स्कूल मास्टर हो सकता है, उनका पेरेंट हो सकता है, उनके गार्जियंस हो सकते हैं, हो सकता है शाम का समय है इसलिए वो ग्रे कलर में नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद वो उन्हें लेके जाते हैं और स्टाइल जहाँ पे वहाँ पे एक बार लगा देते हैं जो कि इवनिंग बार है, यानी शाम का समय हो चुका है। अब वो बच्चे घर पे रहेंगे, अब दूसरे दिन ही बाहर निकलेंगे। ये इसका लिटरल मीनिंग है। बाकी जो फिगरेटिव मीनिंग्स हैं वो मैंने यहाँ बताए, और कोई अर्थ आप निकाल सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। इसके पोएटिक डिवाइसेस भी अब स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो इसमें सन राइज है और जो सन सेट है, ये दोनों सिम्बोलाइज कर रहे हैं बर्थ एंड डेथ की तरफ, और बीच में एक लाइफ साइकिल होती है। तो सनराइज एंड सनसेट एक नेचुरल लाइफ साइकिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक ह्यूमन और लिविंग बींग्स की लाइफ साइकिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों नेचुरल एक्टिविटीज़। इसके बाद स्क्वेरल्स का यहाँ पे जिक्र है, तो स्क्वेरल्स मूव करती है, इट रिप्रेजेंट्स पेस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की रफ्तार की तरफ इशारा करते हैं। तो जब तक आदमी होश में रहता है वो इन्फॉर्म्ड कंडीशन में रहता है, उसे चीज़ें पता चलती रहती हैं, ही गेट्स न्यूज़ अबाउट थिंग्स, और ये पूरे जीवन भर उसके साथ लगा रहता है। बट ड्यूरिंग डे, एट नाइट ही और शी स्लीप्स। इसके अलावा रिलीजियस एलिमेंट्स का तो यूज हुआ ही है, जैसे यहाँ पे स्टीपल्स का जिक्र है, डोमिनी का जिक्र है, जिसे हमने कहा कि इट इज़ कॉल ऑफ गॉड, मीन्स एज पर द विशेज ऑफ द गॉड ही कम्स एंड डज सच थिंग्स। इसके अलावा इमेजरी का भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच का अच्छा यूज़ करती थी। जैसे मान लीजिए आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसकी इमेज आपके मन में विजुलाइज होनी शुरू हो जाए, तो इमेजरी है। स्क्वेरल्स के मूवमेंट के बारे में, बोबोलिंग्स के गाने के बारे में, रिबन एट ए टाइम, सन रेज कैसे फॉल हो रही हैं उनके बारे में इमेजरी क्रिएट होती है। इसके अलावा मेटाफर का भी यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सन रोज रिबन एट ए टाइम, तो जो सन रेज हैं यानी उनको रिबन से तुलना की गई है उनकी, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन भी है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि स्टीपल्स स्वाम, तो देखिए स्टीपल्स तो नॉन लिविंग, ये कैसे तैर सकता है, कैसे मूव कर सकता है, तो यहाँ पर इसे पर्सोनिफाई किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हिल्स अनटाइड देयर बॉनेट्स, तो पहाड़ियाँ भी नॉन लिविंग है लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे ऊपर से अपने टोपे को हटा रही हैं, तो ये भी पर्सोनिफाइड किया गया यहाँ पर हिल्स को। और इसमें हम इलिट्रेशन ढूंढें तो देखिए स्टीपल्स स्वाम, स्टीपल्स यानी कि एस एंड स्वाम यानी कि एस। आप जानते हैं इलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो नियर बाई वर्ड्स में मैच करती हुई होती है, बिगनिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। इसके अलावा और भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, मैं यहाँ जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ, आप खुद कोशिश करिए और पहचानिए इलिट्रेशंस। इसके अलावा इसमें हम सिमिली भी हमें मिल रही है, न्यूज़ लाइक स्क्वेरल्स, ये सिमिली है यहाँ पे।
और पंक्चुएशन से रिलेटेड अगर हम ढूंढें तो देखिए यहाँ पे विदाउट पंक्चुएशन मतलब कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है। तो इस तरह से जो लाइंस मूव कर जाती हैं अगले लाइंस की तरफ विदाउट पंक्चुएशन, तो वहाँ पे हम कहते हैं इंजैममेंट। ओके, तो ये भी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। यही हाल देखिए यहाँ पे भी है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बताए। आप भी चाहें तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस इसमें से ढूंढ कर बता सकते हैं। नॉर्मली जो यूज़ होते हैं मैंने आपको बताए। एजोनेंस कॉन्सोनेंट्स मैंने अभी छोड़ा हुआ है इसके अंदर। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप एजोनेंस ढूंढना चाहें तो हाउ, नो, नॉट, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो इस पोएम का मैसेज भी आप समझ चुके होंगे कि जैसे सूरज उगता है, अस्त होता है, उसी तरह से आदमी का जीवन जन्म लेता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। सूरज आसमान में ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ वेस्ट में ख़त्म होता है। इसी प्रकार से हम भी बर्थ लेने के बाद मूव करते हुए वेस्ट में, यानी कि अपने अंतिम समय को पहुंचते हैं। डेथ के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता। जैसे यहाँ पे डोमिनी है, एक कॉल ऑफ गॉड है, आता है और लोगों को इस दुनिया से ले जाता है। कहाँ ले जाता है कोई नहीं जानता। उसका जीवन अस्त हो जाता है। और इसके लिटरल मीनिंग्स भी हमने यहाँ पे लिए कि किस प्रकार से ग्रे कलर के जो बादल है या पूरा ग्रे कलर का एटमॉस्फेयर बन जाता है शाम होने से पहले। वही ग्रे कलर धीरे धीरे ख़त्म होता है तो इवनिंग शुरू हो जाती है। तो यही इवनिंग बार, ये सब चीज़ें हमने इस पोएम में पढ़ी। और इसके अलावा इसके जो भी आप सॉल्यूशंस चाहते हैं तो वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर नज़र रखें। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल, अजीत सर सेज यू गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।